लालू जी के काम में सोशल एम्पावरमेंट का काम तो बहुत हुआ, लेकिन जो कंक्रीट जो काम है, डेवलपमेंट के वर्क्स हैं, वो बहुत कम हुए। चुनाव में पासा पलटेगा। बिहार का चुनाव हमेशा इंटरेस्टिंग होता है, एब्जॉर्बिंग होता है। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हम लोगों के लिए प्रशांत किशोर फैक्टर एक लर्निंग है। मेरी एक ब्रीम थ्योरी है कि ग्लास में 70% वाटर फिल है, 70% आरजेडी का फिल है, 70% बीजेपी का है, इनका 30% है, लेकिन वो टॉप पर रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूं केशव कर। बिहार में चुनाव की हलचल अपने परवान पे है और वन इंडिया की टीम बिहार के चुनावी हलचल को कैप्चर करने के लिए इस वक्त बिहार का ही दौरा कर रही है। और आप इस फ्रेम में एक ऐसी शख्सियत से मिलेंगे जिसका वादा हमने आपसे पहले भी किया था और अब हम आपको उनसे इंट्रोड्यूस करेंगे। बिहार की राजनीतिक नब्ज़ को इनसे बेहतर पकड़ने वाला शख्स शायद इस वक्त इस प्रदेश में आपको दूसरा नहीं मिलेगा। मेरी मुराद है कितना राज कितना काज। बिहार जेपी टू बीजेपी और जननायक जैसे किताबों के लेखक, वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिक्स के कीन ऑब्जर्वर जो देश और प्रदेश की राजनीतिक गुत्थियों को सुलझाने के लिए जाने जाते हैं, संतोष सिंह जी आज हमारे साथ हैं। संतोष जी, आपका स्वागत है वन इंडिया में। थैंक यू सो मच केशव जी। और सबसे पहले आपकी पहली किताब जिसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं, कितना राज कितना काज। दरअसल आपकी जो किताबों की श्रृंखला है एकदम ऐसा लगता है कि ये कालवार विवरण है, समयवार विवरण है बिहार की राजनीति का। कितना राज कितना काज, नीतीश जी के संदर्भ में मैं ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। आपसे बेहतर नीतीश जी के पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति इस वक्त हमारे संपर्क में नहीं है। कितना राज और कितना काज किया उन्होंने पिछले 20 वर्षों से? आपने टाइटल से ही प्रश्न निकाल लिया। ये 2015 में पहली मूलतः किताब अंग्रेजी में आई थी, रूल्ड और मिसरूल्ड, स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार, वो वुलुमसोरी से आई थी। तो फिर बहुत डिमांड था कि हिंदी के पाठकों तक पहुँचे, तो इसको 23 में हम लोगों ने वाणी प्रकाशन से कितना राज कितना काज आया। तो अब चूँकि रूल्ड मिसरूल्ड था तो उसका हम लोग टाइटल डिस्कस कर रहे थे, तो शासित कुशासित, राज कुरात जम नहीं रहा था। फिर अचानक बातचीत करते करते हम लोग 3 लोग डिस्कशन कर रहे थे, अचानक आ गया क्यों नहीं इसको कहा जाए कितना राज कितना काज। हाँ, राज भी किया उन्होंने और काज भी किया, निश्चित रूप से राज किया और काज किया। काज, राज भी ज़्यादा किया, काज भी ज़्यादा किया। ज़्यादा इस सेंस में कि देखिए, नीतीश कुमार आपको बड़े इसलिए लगते हैं कि लालू जी के काम में सोशल एम्पावरमेंट का काम तो बहुत हुआ, लेकिन जो कंक्रीट जो काम है, डेवलपमेंट के वर्क्स हैं, वो बहुत कम हुए। उसकी डेफिसिट थी। मतलब आप गरीबों को आवाज़ आपने दिया, लेकिन आवाज़ के बाद क्या? उसके बाद का जो फेज़ था वो, चलिए 90 से अपने लालू जी बनते हैं, लालू प्रसाद मुख्यमंत्री, 90 से 95 तक का काल तक ही था, जब मंडलाइजेशन का टाइम था, सेकुलराइजेशन का टाइम था। जब थोड़ा सा यादवाइजेशन हो गया तो वहाँ से गड़बड़ शुरू हो गया। फिर हम लालू जी की बात करेंगे, नीतीश जी पर आते हैं। तो नीतीश जी जब आते हैं तो उनकी चुनौती थी कि कैसे हम इस प्रदेश को रेमिंगटन टाइपराइटर और बीटल स्टैंड कॉर्नर्स जो थे सेक्रेटेरिएट में, उससे हम कैसे निकालें। और मतलब धूल फांकती थी फाइलें कॉरिडोर्स में, तो उन्होंने वस्तुतः मतलब लिटरली धूल को झाड़ा फाइलों से। नीतीश जी ने? हाँ, मतलब उनकी व्यवस्था ने धूल जो जहाँ जाते थे तब वो उनका पहला इंस्ट्रक्शन होता था कि किसी कॉरिडोर में कोई अलमारी, कोई फाइलों के ढेर नहीं दिखने चाहिए। लिटरली वो जाके करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उन फाइलों को उन्होंने डिजिटाइज करवाया। अच्छा। पहले ऑर्गेनाइज करवाया, फिर डिजिटाइज करवाया, फिर ऑनलाइन सिस्टम पर ट्रैकिंग किया कि कोई एक्स का काम है, उसकी फिजिकल फाइल्स भी है, ऑनलाइन फाइल्स, ये रेफरेंस नंबर से पता चल जाएगा कि एक्स फाइल में प्रोग्रेस क्या है, वो फाइल किसके पास पड़ी हुई है। अच्छा। ये कर दिया। ये चीज़ें 5-7 साल पहले हो गई। वो एक उन्होंने अपना इंट्रानेट का इस कुछ एक बना करके उस चीज़ को करिए। तो आज आप जाएंगे अब सेक्रेटेरिएट में तो आपको एक स्वयं की 5 स्टार वाली फीलिंग होगी। अच्छा। पुराने सेक्रेटेरिएट में। और जो नए नए सो बिल्डिंग सब बने हैं, भले कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने आइलैंड्स ऑफ डेवलपमेंट क्रिएट किए हैं, लेकिन वंडर्स हैं। मैं बड़ा बोलता हूँ, जैसे बिहार म्यूजियम आप चले जाएँ, इंटरनेशनल, बापू सभागार, ज्ञान भवन, सरदार पटेल भवन, इवन जो बापू टावर बना है गर्दनीबाग में, दीज आर द, मतलब आपको लगेगा कि यू वुड बी प्राउड ऑफ बिहार कि भाई ये सारी चीज़ें हुई है। लेकिन साथ साथ में चलिए, ये तो मैं जैसे मैंने कहा आइलैंड्स ऑफ डेवलपमेंट है, इसके साथ उन्होंने
जो हमारे पास बेसिक था, हम्म, बिजली, सड़क, पानी, हम अभी 70-75 साल में इसी में झूल रहे थे। हम्म, तो सबको उन्होंने इस चीज़ को दुरुस्त किया। मतलब पहले सड़क नहीं थी हमारे पास। अगर जी। एक टर्म में कहिएगा डिफाइन करने के लिए नीतीश कुमार के फर्स्ट टर्म को 2005 से 10, मैं कहूँगा रोड रोड। या फिर बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लीजिए, ताकि उसमें स्कूल्स की बिल्डिंग्स बनाए, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हॉस्पिटल्स भी बनाया। और आप सोचिए कि 75,000 हमारे पास स्कूल्स है, उसमें कितने की बिल्डिंग्स नहीं थे, करीब 20-25 हज़ार तो बिल्डिंग्स बने होंगे स्कूल्स के। हम्म, और उसी हिसाब से हॉस्पिटल्स बने, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बने, लोग वहाँ नहीं आते थे। तो उन्होंने बेसिक ठीक किया, सारे बेसिक्स को ऑर्डर में लाया। और रोड्स जो कि पहले के ज़माने में लोग बोलते थे कि अगर मान लीजिए यहाँ से 340-50 किलोमीटर पूर्णिया है, जी। पूर्णिया का कोई असाइनमेंट होता था तो जर्नलिस्ट बोलते थे कि 3 दिन का हम लोग को बिल्कुल बिल्कुल कटता था, कि 1 दिन जाने में, 1 दिन आने में, 1 दिन काम करने में। बिल्कुल। आज के डेट में आप 6-7 घंटे में मैक्सिमम, अगर रुक के जाते हैं तो 7 घंटा लगेगा, अदरवाइज आप अच्छी गाड़ी से एसयूवी से चलते हैं तो 6 आवर्स में आप पूर्णिया पहुंच जाए। पहुंच सकते हैं। मतलब किसी भी किशनगंज 8 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो ये एक जो जाल बिछाया, मैं अभी थोड़ा डेटा देख रहा था, 2005 में 14,600-700 किलोमीटर थी, अभी वो 26,000 किलोमीटर तक पहुंच गया रोड का नेटवर्क बिहार में। बिहार में। ये 2005 से लेकर के ये ग्रोथ है। तो ये रोड्स में किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में किया। फिर सेकंड में उन्होंने क्या किया, पावर सेक्टर पर काम किया कि बिजली कैसे जाए। अपना जनरेशन नहीं था, अपना जनरेशन बढ़ाया, खरीद के दिया। और जितने भी पुराने वायर थे, तो सेकंड बारे में उन्होंने बिजली को ठीक किया। फिर कहा कि खेतों में पानी वानी दिया जाए। फिर नल जल योजना, थर्ड टर्म में नल जल, BSP फैक्टर बोलते हैं, बिजली, BSP, सड़क, पानी, पानी। 3 को उसी ऑर्डर में किया। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। जहाँ वो चुके वो था इंडस्ट्री। इंडस्ट्री सेक्टर में जब अनडिवाइडेड बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने करीब 2 दर्जन इंडस्ट्री आई होगी। आप दालमिया नगर हमारे पास था, जूट था हमारे पास सीमेंट था, और 13 फैक्ट्रियाँ अकेले बेगूसराय में। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये वंडर्स थे। तब क्या लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम्स नहीं थे, तब भी थे। वो किया। उस पैमाने को कोई चीफ मिनिस्टर नहीं माप पाया, नॉट इवन नीतीश कुमार। जो उनको डिफ्रेंशिएट करते नीतीश कुमार और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, वो यही करते, जो इंडस्ट्री वाला डेवलपमेंट है। और काउंट में, सोशल एम्पावरमेंट वाले काउंट में नीतीश कुमार ने एक नए लेवल पर ले गए। जैसे कि महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया, और उसके बाद फिर वो पुलिस में पहले 35% किया, फिर उसको पूरे जॉब में 35% किया। हाल में उन्होंने पूरी डोमिसाइल नीति भी अपनाई। फिर वो बचपन से लेकर के क्लास 1 से एकदम मास्टर डिग्री तक आपको फ्री एजुकेशन कर दिया। तो इस तरह की सारी योजनाएं, वुमेन एम्पावरमेंट की जितनी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे उन्होंने उस चीज़ को, सोशल इंजीनियरिंग बहुत ही डेप्थ किया। और महिला कंस्टिट्यूंसी बाइस्किल स्कीम, हु कैन फॉरगेट दैट बाइस्किल जी स्कीम, बिल्कुल। वो उनका एक विनिंग स्कीम था। उन्होंने कहा भी था मेरे इंटरव्यू में, और कई जगह बोले थे कि बिहार की हमको अगर एक तस्वीर बनानी होगी मेरे कार्यकाल की, तो साइकिल चलाती लड़की की तस्वीर बनाऊंगा। तो ये काज किया, जो मैं एज ए क्रिटिकल एनालिसिस करूं, एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक बिहार के सिटीजन के तौर पर भी, तो मुझे लगा कि इंडस्ट्री काउंट पर बहुत कुछ होना था। हमारे पास फूड प्रोसेसिंग के बहुत सारी संभावनाएं थी। हमारे पास मखाना है, केला है, आलू है, पोटैटो है, बहुत सारा चीज़ें हम लोग उस चीज़ को कर सकते तो प्रोसेसिंग वाले में, जो कि अब हम धीरे धीरे कर रहे हैं। अब हमारे पास 60-70 हज़ार करोड़ की तकरीबन हमारे पास इन्वेस्टमेंट आए हैं। प्रपोजल्स काफ़ी हैं, लेकिन प्रपोजल्स को मैं नहीं मानता हूँ। अब हमारे पास सीमेंट में आ रहे हैं, कोका कोला, पेप्सिको के खुले हैं, कुछ बिस्किट्स के यूनिट्स हैं, IT सेक्टर्स में आए हैं, कुछ फूड प्रोसेसिंग में आए हैं, इथेनॉल के खुले हैं। तो काज हुआ है, लेकिन जो 20 वर्ष में जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। मतलब उस काउंट में मुझे लगता है कि एक टेन्योर इनका छूट गया। एक टेन्योर कंप्लीट इनका, ये टेन्योर जो होना चाहिए था, या उसकी पहले वाला टेन्योर, ये इंडस्ट्री को डिवोटेड होना चाहिए था, IT सेक्टर को लिए। हमारे पास नोएडा क्यों नहीं बने? पुल तो बना रहे हैं। हाँ जी, सारे यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स हैं जो नोएडा और बेंगलोर, पुणे को चलाते हैं। जी, निश्चित रूप से। मतलब हमारा रिसोर्स यहाँ से ट्रांसफ़र होता है। अभी मैं दीपांकर जी से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि बिहार एक लेबर एक्सपोर्ट जन बन गया है, नीतीश कुमार इसके मैनेजर। इनफैक्ट वो भी अगर उसका प्रबंधन भी अच्छे से किया जाए, तो जो यहाँ से वर्क फोर्स जा रहा है उसकी डिग्निटी भी बढ़ेगी मेरे ख्याल से। निश्चित रूप से सही प्रबंधन नहीं है। हाँ, तो हमारा जी पूछा जाए। आप कह रहे थे नीतीश जी का पहला तीनों टर्म BSP, बिजली, सड़क और पानी पे केंद्रित रहा, तो ये उन्होंने काज किया। हाँ, चौथा जो टर्म है उनका, वो सिर्फ राज के लिए है।
इसमें सिर्फ राज किया? नहीं, चौथे वाले में इंडस्ट्री लाई है। चौथे वाले में जो इंडस्ट्री का जो ग्रोथ देख रहे हैं, ये 20 से 25 के बीच में है। जैसे कि शाहनवाज हुसैन बने, उद्योग मंत्री बने, तो उस समय से स्टार्ट हो गया था और वो मोमेंटम मोर और लेस बरकरार रखा। अभी इंडस्ट्री मिनिस्टर नीतीश मिश्रा हैं, अच्छा खासा किया। अब इतने सालों के बाद देखिए ताज आया हमारे पास अच्छा। बिहार में। तो ये सारी चीज़ें आप आज अब देखिए, पटना में हम लोग घूम फिर करके एक होटल की बात करते थे, मौर्या, उसके बाद बहुत होता था चाणक्य। और आज के डेट में भले ही हम किसी ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कम से कम आप देखिए कि लेमन ट्री है, गार्गी ग्रांट है, पनास होटल है और एक जिंजर है। करीब हमारे पास ये अब आ गए हैं कि बाहर से लोग आते हैं तो ये शिकायतें नहीं करते कि यार पटना में ये नहीं मिला। तो उस दिशा में हमने कदम तो रख दिया है, उसकी रफ्तार और तेज़ हो सकती है। हमारे पास बिग टिकट इन्वेस्टमेंट और प्लस माइक्रो, जो कि प्रशांत किशोर बोलते हैं कि माइक्रो लेवल पर कोई ज़रूरी नहीं कि 100 करोड़ 200 करोड़ लगाएं। आप 10 करोड़ 15 करोड़ वाले यूनिट्स भी स्थापित, एक सत्तू का भी, रोस्टेड ग्राम फ्लोर का भी यूनिट हो सकता है। चिप्स का, हम किसी का दूसरे का खरीदा हुआ चिप्स, नालंदा चिप्स क्यों नहीं हो, बख्तियारपुर चिप्स क्यों नहीं हो सकता? सब ये सब जीरो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है। तो वहाँ हम अभी उस हिसाब से डिजायर्ड ग्रोथ नहीं हुआ उस चीज़ का। ये होना चाहिए था। कहीं ना कहीं आप एक लगातार एक व्यवस्था में रहते हैं तो थोड़ा सा, मतलब मैंने चैप्टर जेपी टू बीजेपी में लिखा, डेवलपमेंट मैन हु टर्न्ड कंप्लेसेंट। अच्छा। जी। नीतीश कुमार के लिए कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं होता है? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जरूर होता है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्यों नहीं होता है? अगर नहीं हुआ होता, लास्ट बार तेजस्वी 110 मतलब 12,000 वोट का अंतर था, तकरीबन तो करीब आ ही गए थे। आप ये मानते हैं कि लास्ट जो इलेक्शन था नीतीश की संख्या कम रही और तेजस्वी की बढ़ी, इसमें एंटी इनकम्बेंसी था बड़ा फैक्टर या कुछ और? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी भी था और प्लस एक जो जॉब का जो थीम लेके चले, वो 10 लाख नौकरी वाला, इसने उस जो सोशल अरिथमेटिक की लाइन को ब्लर कर दिया। जब तक आप एक तरह से एक टॉप मॉडल रखेंगे, एक ऐसा बड़ा मुद्दा रखेंगे जो सबको कवर कर दे, इन्वेलप कर दे पूरी तरह से, तब वो लाइन को ब्लर करता है। जैसे नीतीश कुमार का डेवलपमेंट कार्ड है, तो नीचे सोशल इंजीनियरिंग, लेकिन टॉप में डेवलपमेंट कार्ड है। लालू जी का सोशल एम्पावरमेंट था। तो उसी प्रकार एक थीम चाहिए आपको। तो वो थीम लाने का प्रयास मतलब उन्होंने किया, लेकिन बहुत गैप नैरो हो गया था 2020 में। और आप इसका एक कारण मान सकते हैं कि चिराग पासवान अलग लड़े थे सोशल अरिथमेटिक के हिसाब से, उपेंद्र कुशवाहा अलग कॉम्बिनेशन में थे। हाँ, हनुमान फैक्टर था अरिथमेटिकली, यस। हाँ, लेकिन एंटी का ऐसा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लोग बदलाव, लेकिन क्या होता है ना कि लोग मोर और लेस स्टेटस कोइस्ट हो गए हैं। उनको लगता है कि यार एक्सपेरिमेंट करें या कहीं फील्ड एक्सपेरिमेंट नहीं हो जाए, तो जो है कम से कम उसको प्रिजर्व करो, इसको मतलब बरकरार रखो। इस पीपल हैव बिकम स्टेटस कोइस्ट कि जो है वो होना चाहिए। तो दिस इज वेयर जो तेजस्वी ने जो डोल्स के बदले में काउंटर डोल्स की पॉलिटिक्स की है, प्रशांत किशोर जिस बदलाव की बात कर रहे हैं, पलायन रोजगार की बात कर रहे हैं, गुणवत्ता शिक्षा की बात कर रहे हैं, कास्ट के ऊपर सोसाइटी की बात कर रहे हैं, वो इस बार के वेरिएबल्स हैं, फैक्टर्स हैं। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य वेरिएबल है, तेजस्वी का ग्रो करना एज ए लीडर वो वेरिएबल है। वो जो काउंटर डोल्स की जो बात कर रहे हैं कि 2.5 करोड़ फैमिली को एक नौकरी सरकारी कैसे देंगे, बात की बात है, लेकिन ये सर्कुलेशन में चला गया, तो वो गैप को मुझे क्लोज होता हुआ दिख रहा है उसके कारण से। लेकिन फिर भी 20 साल से नीतीश जी सत्ता में हैं, चाहे इस साइड से या उस साइड से, कुछ चुनौतियां तो होगी बिसाइड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। नहीं, चुनौतियां क्यों नहीं है? आप डेवलपमेंट के पैमाने में आप क्या कीजिएगा? आप उन जो भी ये सारे ब्यूरोक्रेट, उनको रट हो गया, इनको क्या क्या पसंद है, पसंद नापसंद उनको पता है। वही 15-20 ब्यूरोक्रेट कमोबेश कम चेंज करके वही चला रहे हैं, उनको पता है। आप एक सर्टेन बॉस के साथ काम करते हैं तो आपको पता चलता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि हाउ इट वर्क्स। दे नो नाउ बिहार नीड्स आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज। अब हमको आईटी हब चाहिए। हम आईटी सेक्टर में, आईटी के स्टार्टअप हों हमारे पास, हम यहाँ जनरेट करें। हम सिर्फ जॉब्स की बात, जॉब्स कहाँ से आप लाएंगे? कहाँ से जॉब दे सकते हैं? जॉब्स आप जनरेट कर ही नहीं सकते। किसी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप किसको, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट में जो बात कर रहे थे तेजस्वी, तो वो एक अच्छा सवाल छेड़ दिया आपने। ये फिगर बार बार मैं दोहराता हूँ, आपके पास भी दोहरा रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई
नीतीश कुमार ने जो डेवलपमेंट की बात की थी, अपना कास्ट सर्वे करवा करके, इकोनॉमिक सर्वे करवा करके खुद को ही एक्सपोज कर दिया। नीतीश कुमार ने खुद को एक्सपोज कर दिया उसमें। ऑफ कोर्स हमारे सबके सामने में 14.71% ओनली मैट्रिक पास है, 9.1% क्लास 12 है और 6.2% ग्रेजुएट्स हैं। तो किसको नौकरी दीजिएगा? आपने यही प्राप्त किया। आप ये कह सकते थे पहले ये भी कम था। तो जनाब थोड़ा सा जब तक ये नहीं हो रहे, और उसके बाद हमारे पास आप कहते हैं कि हर एक जिला में हमने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया, उसमें कौन जा रहा है? और वो जो पास होकर के आ रहा है, कहाँ से नौकरी आ रही है? बेंगलोर में ही, मतलब बेंगलोर में आसपास में 50 इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे, लेकिन उसमें किसी से पास करके निकल जाएगा, कहीं ना कहीं एक छोटी नौकरी मिल जाएगी। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, जैसे आपने सिमुलतला मॉडल है तो जमुई का स्कूल का, तो उस मॉडल को, नवोदय मॉडल को, उसको रेप्लिकेट नहीं कीजिएगा ब्लॉक लेवल पर, इवन पंचायत लेवल पर। पहले जिला स्कूल जो हम लोग बोलते थे हमारे आपके समय में, कितना प्राइड की बात होती थी कि जिला स्कूल में पढ़ रहा है, एक औ होता था। अब आज हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि आप सरकारी स्कूल में पढ़े थे। दे आस्क दिस क्वेश्चन विथ डिस्डेन, कंटेम्प्ट के साथ पूछते हैं कि आप सरकारी, वो हमारा उसमें प्राइड हुआ करता था। तो अब हमारा जो है पूरा एजुकेशन जो है इलेक्टोरल मोड में चला गया है कि भाई मिड डे मील मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तुमको साइकिल मिला कि नहीं मिला, यूनिफॉर्म मिला कि नहीं मिला, तुमको ये स्कॉलरशिप मिला कि नहीं मिला। भाई ये क्या हो रहा है? शिक्षा गुणवत्ता से कहीं अधिक लोकप्रियता के लिए प्रचार बस वो एक तरह से इलेक्टोरल टूल हो गया है, और नीतीश ने उसका अच्छा दोहन किया है, उस टूल का हाँ, मैंने ये मोर और लेस सारी सरकारें कर रही, इन्होंने भी किया। अच्छा, तकरीबन ये सिर्फ नहीं कि एक्सेप्शन है कि इन्होंने ही किया है, एक पैटर्न बन गया। जैसे मिड डे मील स्कीम आया तो ठीक था, उसमें एक बात आई कि चलिए उनको सब्सिडी, ये पैसा दे दिया जाए, तो उससे सुप्रीम कोर्ट शायद कन्विंस नहीं थी, कहा कि नहीं आप इसको, चलिए वो आप कंटिन्यू रखिए, लेकिन सारा वो फोकस उसी पर रखना कि इसके कारण इनरोलमेंट बढ़ेगा। तो अब शिक्षक कहते हैं तो हम लोग तो इस समय में हमारा गुजर जाता है कि बच्चे लड़ाई नहीं करें आपस में, बस हमारा सबके अपने अपने चैलेंजेस, हाँ, हमारा समय गुजर जाए इसमें। तो ये सारी चीज़ें उनके पास अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, और मुझे लगता है कि कम से कम फूड प्रोसेसिंग के 50-100 यूनिट्स अभी तक आ जाने चाहिए थे। उससे क्या होता है कि लोकल आप सारा रॉ मटेरियल, जैसे एक ज़माने में हमारे पास 27% गन्ना हुआ था जी, अब हम 2% पर आ गए हैं। हमारे पास अभी भी कुछ जो फूड प्रोसेसिंग में एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री के बहुत चांसेस हैं जो कि लीगलाइज हो सकता है, जैसे कि लीची का पूरा नॉर्थ बिहार के बनाना का हो सकता है। हम बनाना चिप्स की बात करते, बनाना का चिप्स बताइए 80 रुपया में, मतलब वो ये एक पैकेट मिलता है, छोटा थोड़ा सा 100 ग्राम का मिलता है। तो भाई क्यों मिलेगा? हमारे पास इतने प्रचुर मात्रा में है, तो उसको कैपिटलाइज करके एक छोटी सी यूनिट बना करके और उसको आप मार्केट एक फॉर्म दे करके हम उसको क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हैं? इस बार के चुनाव में अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जो जेन्युइन इश्यूज हैं, कितने बड़े इश्यूज हैं और वो इलेक्शन को कितना प्रभावित करेंगे? देखिए, ये मुझे लगता है बहुत दिन के बाद मैं पहला चुनाव देख रहा हूँ, या तेजस्वी का अगर 2020 वाला लेंगे 10 लाख नौकरी, दूसरा चुनाव है जिसमें कि डेवलपमेंट की बात हो रही है, अदरवाइज पर्सनालिटी की बात होती थी, सोशल इंजीनियरिंग की बात होती थी। 10 में 15 में नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग एक पर्सनालिटी कल्ट था। 2020-25 के चुनाव में अंतर है कि अब हम इशूज़ की बात कर रहे हैं, और ये क्रेडिट दोनों को जाता है, प्रशांत किशोर को जाता है, तेजस्वी को जाता है। प्रशांत किशोर तो 3 साल पहले आए, तेजस्वी तो 10 लाख जॉब पहले ही बोला। बिल्कुल। तो जो पलायन, रोजगार, ये नैरेटिव सेट किया इन दोनों ने मिल करके। अब जब इन लोगों ने बोला तो कांग्रेस भी पलायन रोको यात्रा शुरू कर दिया, एनडीए भी बोलने लगी हम रोजगार देंगे। अब नीतीश कुमार ने नहीं कहा ना 1 करोड़ रोजगार या फिर हम नौकरी देंगे अगले 5 वर्ष में। तो ये सारे डेवलपमेंट की बातें, मुद्दे की बात जो है, सारे अरिथमेटिक, सोशल अरिथमेटिक चार्ट देखे जाते हैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन ये पूरी तरह से हमारे विमर्श में, हमारे डिस्कशन में पूरी तरह से आ गया। अगर मुद्दे आप कहिएगा आज के डेट में पलायन, रोजगार इस इलेक्शन का, वैसे 243 असेंबली तो 243 फैक्टर्स हैं, लोकल फैक्टर्स होते हैं इसमें, लेकिन पलायन, रोजगार कहिएगा तो मैं मानता हूँ इस इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसमें यूनिफॉर्मिटी है सारे कैंप का, कोई डिफर नहीं कर रहा है। लेकिन इसका नुकसान किसे उठाना पड़ सकता है? किस चीज़ का? ये जो फैक्टर्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन।
नहीं, नुकसान क्या होगा? सारे सारे कैंप बात कर रहे हैं, वो बात तो सब बिहार बात तो के। कर रहे हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी के सर पे मढ़ी जानी चाहिए। नहीं, मढ़ी इसका जानी और चाहिए तो जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उनको ही पूछा जा रहा है कि आप अभी तक क्यों नहीं क्रिएट कर पाए। मैं ही आपको कुछ बिल्कुल डेटा दे रहा था कि बिल्कुल। एजुकेशन का डेटा है, हम्म, तो वो क्यों इम्प्रूव नहीं किया? जी तो वो कह सकते हैं कि भैया अभी 79% अगर लिटरेसी रेट है, हमने टेक ओवर किया तो एक्स था। जी वो तो तुलना करेंगे ना, तो वो तो जो अपना कंपैरिजन जब वो लालू प्रसाद के रिजिम से करते हैं, बहुत सारी चीज़ें माइनस में थी, जी। तो तो ये आपको अचानक वो बड़े लगने लगते हैं। हाँ तो ये अपने लिए बेंचमार्क, जब जब तक आप बड़े बड़े, आप अपनी तुलना गुजरात महाराष्ट्र से जब तक नहीं कीजिएगा हाँ कि वहाँ डेवलपमेंट के क्या हैं, तो आप इस टर्म में आपके आइडल होने चाहिए थे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु कर्नाटका, ये सब होने चाहिए कि बिल्कुल। उनके आप पूरा compete मत करें। हम्म, लेकिन आप देखिए कि भाई अब उस प्रोपोर्शन में कितना क्या बढ़े। ह्यूमन इंडेक्स में क्या है, पर कैपिटा आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्या है, हम्म, हम नीति आयोग में क्यों लगातार बॉटम में आते हैं, हम्म। वेरियस इंडेक्स में हम क्यों नीचे नीचे रहते हैं डिस्पाइट ऑल द नॉइजेज। अच्छा, तो ये सारे इश्यूज और ये सारे आंकड़ों की बाजीगरी, ऊपर से मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों को एक परिप्रेक्ष्य में रखने के बाद और आपका जो राजनीतिक आकलन है वो क्या कहता है? चुनाव में पासा पलटेगा, सरकार देखिए, बदलेगी? ये कहना तो अभी बहुत आसान है क्योंकि चुनाव के कैंपेन अभी स्टार्ट हुए हैं। मैं वेट कर रहा हूँ कि डोल्स की पॉलिटिक्स, काउंटर डोल की पॉलिटिक्स, प्रशांत किशोर का नैरेटिव, अभी जो तेजस्वी का प्रोजेक्शन हुआ है आज चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में, और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, ये सारी बातें पब्लिक में किस तरह सर्कुलेशन में जाती है। चुनाव एक मुद्दे पर एक बात पर बदल सकता है। जी ये हमको छठ के बाद अभी मोमेंटम नहीं आया है। 28 तारीख से 3-4 तारीख तक में हमको थोड़ा बहुत वो मिलना शुरू होगा जब हम फील्ड में जाएंगे। लेकिन इतना मैं ये कह सकता हूँ कि क्लोज बैटल है। अभी लग रहा है पेपर पर हमको एनडीए एडवांटेज है, लेकिन बैटल इज गेटिंग क्लोजर। अच्छा क्योंकि लास्ट बार क्लोज था। हम अरिथमेटिकली कहेंगे तो भाई चिराग पासवान उधर हैं, कुशवाहा भी उधर हैं, तो हैंड्स डाउन उनको दे दो विक्ट्री, तब चुनाव कराने की क्या जरूरत। बिल्कुल। वो ऐसा चुनाव में नहीं होता है। ये अरिथमेटिक होता तो कोई अरिथमेटिक सेट हाँ। करके 2-4 एलआई ले आते, 12-14 जीत जाते। ऐसा नहीं होता है। 1+1 हमेशा 2 नहीं हाँ, होता है। हमेशा 2 नहीं होता है। तो वो बदल सकता है। इसीलिए चुनाव में 3-4 मुद्दे कैसे कैसे सर्कुलेशन में जाते हैं, कैसे ट्रैक्शन होता है। मुझे लगता है कि यूथ का अच्छा खासा ट्रैक्शन इसमें होगा। तेजस्वी की तरफ से कुछ लोग जरूर आएंगे, कुछ लोग जरूर प्रशांत किशोर की तरफ जाएंगे, जो कि माइग्रेंट लेबर से बहुत लोग आ रहे हैं। उनका आरोप है कि भाई जो जितनी बसें, जितनी ट्रेनें आप चलाया करते थे, आप इसलिए नहीं चला रहे हैं कि लोग आएंगे हमको वोट देंगे। तो वही मुद्दे उठा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल करके हमको बताएगी कि कैसे कैसे ये डिवाइड हुआ है। यही तो इस चुनाव, किसी भी चुनाव की विशेषता होती है। और बिहार का चुनाव हमेशा इंटरेस्टिंग होता है, एब्जॉर्बिंग होता है। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हम लोगों के लिए प्रशांत किशोर फैक्टर एक लर्निंग है। और एक बार जो पहली बार जॉब और पलायन पर एक पेज पर हैं, वो देखना चाहिए किसके पेज में क्या क्या आता है। अच्छा, प्रशांत किशोर सोशल मीडिया पर तो काफ़ी रिपल्स क्रिएट कर रहे हैं। ग्राउंड पे क्या उनकी उपस्थिति महसूस की जा रही है, और इस बार के चुनाव को वो एक तीसरा डायमेंशन देने में कामयाब हो रहे हैं? देखिए, चर्चा तो ज़रूर है। इसमें ये कहना गलत होगा कि आउटराइट रिजेक्ट कीजिए। उनके कैंडिडेट्स कमज़ोर हो सकते हैं, नए हो सकते हैं, कुछ जगह उन्होंने अच्छे कैंडिडेट्स भी दिए हैं, और 3 साल राजनीति में बहुत कम होता है। और लेकिन मैं ये मानता हूँ 60 से 70 सीटें जहाँ की 10,000 से कम में रिजल्ट होता है, डिफरेंस होता है, उन सीटों पर प्रशांत किशोर फैक्टर काम करेंगे। वैसे कैंडिडेट जो कभी इंडिपेंडेंट लड़ते थे, उनकी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी थी, जो आज जनस्वराज से लड़ रहे हैं, वो अच्छे खासे वोट ला सकते हैं। किसी नहीं भी जीते हैं, कुछ जगह जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीते हैं तो दूसरे कैंप को फ़ायदा करेंगे। तो ये एनडीए को भी डैमेज करेंगे, महागठबंधन को भी डैमेज करेंगे, दोनों को इक्वली डैमेज करेंगे। और वो हम प्रोपोर्शन नहीं बता सकते किसको। ऑल डिपेंड करता है कि कैसे कैसे कहाँ। तो 243 सीट का हमारे पास आंकलन नहीं है कैंडिडेट्स का कि जो हम चार्ट आउट कर दें कि किस किस ऑर्डर में किसको करेंगे। लेकिन ये बुलेट की पैलेट की तरह किसी को छर्रा लग सकता है। अच्छा हाँ छर्रा ही है प्रशांत किशोर का। सर एक बात और, अब आपकी दूसरी किताब की तरफ चलते हैं। बिहार जेपी टू बीजेपी। बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए वाटरलू साबित होता रहा है।
क्या इस बार बीजेपी का मुकद्दर बदलेगा बिहार में? नहीं, दुनिया की वाटर सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, सॉरी मैं थोड़ा और बोल हाँ रहा ना, हूँ, ठीक ठीक ठीक। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद पिछले 20 सालों से बिहार में वो छोटे भाई की भूमिका में थे, इस बार बराबरी पे आ गए हैं। क्या चुनाव के बाद कुछ और होने वाला है? देखिए, अब वो वाटरलू मैं उस सेंस में नहीं कहूँगा। अब देखिए कि इनको ये छोटे भाई होना 2015 से शुरू हो गए। 2015 में लालू जी के छोटे भाई थे, राजनीतिक रूप से भी। अच्छा। 80 सीटें 71 सीटें आई थी। हम्म। और 2020 में सबसे छोटे भाई हो गए 3 नंबर पर। 75 74, 75 आरजेडी, 74 बीजेपी, इनको 43 आई। ये तीसरे नंबर पर है। चूंकि ये एक बिहार की राजनीति के कॉमन फैक्टर हैं, जिसको मैं कहता हूँ उभयनिष्ठ तत्व। हाँ, बिल्कुल। तो ये क्या होता है कि अपने वृद्ध हस्त इन्होंने बरकरार रखा है। हम्म, मेरी एक ब्रिम थ्योरी है कि ग्लास में 70% वाटर फिल है, 70% आरजेडी का फिल है, 70% बीजेपी का है। इनका 30% है, लेकिन वो टॉप पर रहता है। अच्छा। इज द चीफ मिनिस्टर। हम्म, वो नीचे नहीं रहेगा, नीचे जाके ये ऊपर ऊपर ही रहते हैं। इज लाइक ए फ्रॉथ, कि भाई एकदम झाग की तरह आएगा लेकिन ऊपर रहेगा और स्पिल ओवर करेगा। जी। ये वो नीतीश कुमार ब्रिम करते हैं बिहार की पॉलिटिक्स में। नीतीश कुमार ब्रिम करते हैं। आरजेडी ब्रिम नहीं करती है, नहीं बीजेपी ब्रिम करती है। तो बीजेपी के होल्डिंग फैक्टर ये हैं कि यहाँ इस प्रदेश में उत्तर प्रदेश के हिसाब से टेम्पलेट नहीं है। इस प्रदेश में बहुत सारे रीजन्स हैं। मिथिलांचल है, शाहबाद है, आप देखिए सीमांचल है, नॉर्थ आप देखिए साउथ बिहार है, और इसमें यहाँ लेफ्ट भी पनपा है। यहाँ सोशलिस्ट भी पनपे हैं। कांग्रेस तो पनपा ही पनपा है, उनका तो बड़ा दस्त रहा है बहुत लंबे समय तक। तो यहाँ बीजेपी पार नहीं पाएगी अकेले। इनको एक अलायंस पार्टनर चाहिए, चाहे वो छोटा अलायंस पार्टनर ही क्यों नहीं हो, लेकिन ताकि उनको दो छोटे छोटे ताकि उनको सीमेंटेशन करे। तो इनके जो इवन छोटे प्लेयर जैसे लाइक उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, सेकुलर जीतन राम मांझी का, और आपको चिराग पासवान, ये सब मिलके उनके वोट को जोड़ के थोड़ा थोड़ा जोड़ के कुनबा उनबा जोड़ करके वो एक कन्वर्टिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से लाते हैं। अच्छा। तो मैं ये पूरी तरह से नहीं मानता हूँ कि वाटरलू इस सेंस में है कि यहाँ राज अपने बूते पर कायम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उनके लिए प्रश्न रहेगा। और दूसरा एक कारण है कि आपने संगठन तो बना लिया, अच्छा। नेता नहीं बनाया। सुशील मोदी के बाद आपके पास कोई कोई नहीं। नेता नहीं, बिल्कुल। आप प्रयोग के दौर पर बोल रहे हैं। आपके संगठन से हमको क्या लेना देना है भाई? वो आपके लिए है, आपके चुनाव प्रबंधन के लिए। वोटर को क्या जानना है कि आप 11 लोग बूथ पर रखते हैं कि 7 लोग रखते हैं, कि आपका पन्ना प्रभारी है कि किताब प्रभारी है? हमको क्या मतलब है उससे? जी। हमको मतलब है कि हमारा फेस क्या है, हु इज गोइंग टू माई चीफ मिनिस्टर। एक तो भाई चेहरा जिससे जनता जुड़ाव हाँ, महसूस जो करे। एक मास अपील हो, तो वो आपने क्रिएट ही नहीं किया, तो वो कहाँ से आएगा? तो या तो पर्सनालिटी कल्ट हो। तो इनको लगता है कि भाई मोदी जी सबसे बड़े हैं, उनके चेहरे पर हम स्टेट भी जीत सकते हैं। बहुत जगह सच भी हुआ है, लेकिन बिहार में ये कार्ड नहीं चला। 15 में देख लिया, मोदी जी के नाम पर लड़ा गया, 53 सीट पर आ गया 91 से। तो बिहार अभी भी इनके लिए फाइनल फ्रंटियर बना हुआ है। जितनी भी पोस्टरिंग कर लें बीजेपी के लोग, भले ही बोल रहे हैं कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नेतृत्व में तो एकनाथ शिंदे के भी लड़ा गया था जी। नेतृत्व में तो सोनोवाल के ने लाया, तो मुख्यमंत्री बाद में हेमंता बिस्वा शर्मा बने, देवेंद्र फडणवीस बने। तो वो इस पोस्टरिंग से कुछ नहीं होने वाला है। संख्या बल जब आएगा, नीतीश कुमार के नंबर्स डिसाइड करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और मान लीजिए 60 आ जाता है, क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो बीजेपी के लिए चुनौती है और बहुत फ्रंट पर है। एज एन जैसे बोलते हैं ना कि ट्रिपल एम में बराबर बोलता हूँ, मैन, मैसेज, मशीनरी। बीजेपी के पास मैन ही नहीं है। मैसेज आधा है, जो जदयू का है वो उनका है, और मशीनरी है। मशीनरी पूरी है। प्रशांत किशोर के पास मैन है, मैसेज है, मशीनरी नहीं है। और तेजस्वी के पास मशीनरी है, मैन है, मैसेज प्रॉपर नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपने बनाया है, ट्रिपल एम। मुझे लग रहा था एक एम इसमें से महिला और एक एम मोदी होगा। नहीं। हाँ, वो भी सोचा जा सकता है, लेकिन हाँ, महिला पे एग्री कर सकता हूँ, लेकिन मोदी फैक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, स्पेशली बिहार के। हाँ, बिहार के कंटेस्ट में, चूंकि बिहार माइक्रो लेवल पे होता है ना। असेंबली इलेक्शन के बहुत सारे फैक्टर्स, लोकल फैक्टर्स होते हैं। तो यू कैन नॉट से कि भाई कोई खिंचतान, किसी के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी है, इंटरनल बिकरिंग है, 5 इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया,
मैं न्यूज़ रूम में अपने साथियों को जो आप अभी बता रहे थे, मैं भी हमेशा ये कहता हूँ कि बिहार और यूपी के पॉलिटिकल पैटर्न में डिफरेंस है। यस। यूपी की राजनीति हमेशा एक रेखीय रही है, वहाँ दो ध्रुव रहते हैं, उसी में इधर या उधर होता रहता है। लेकिन बिहार की राजनीति कहीं और जटिल है, वहाँ बहुत तीन कॉम्प्लेक्स तीन है। बड़े रिलीजियस सिंबल्स हैं ना, जी। है ना। और यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हाँ। बहुत सारी जटिलता है यहाँ की पॉलिटिक्स में। हम्म। इसको डिकोड करना एक पत्रकार के तौर पर कितना इंटरेस्टिंग और कितना चैलेंजिंग रहता है। बहुत 20 बरस से पढ़ ही रहा हूँ बिहार को, मतलब 15 बरस से तो मैं किताबों में पढ़ रहा हूँ फील्ड के साथ साथ। मेरे ख्याल से 10 वर्ष से तो आपकी किताबें हैं हाँ, 10,000 मार्केट में। 2014 से तो मैंने रिसर्च कर रहा हूँ, तो अब 25 चल रहा है, तो 11 बरस से तो 11 मैं पढ़ साल रहा हूँ। 11 बरस में मतलब इसमें कोई आत्म प्रवंचना की बात नहीं, बिहार पर लिखी हुई जितनी भी संदर्भ की किताबें होंगी, कम से कम 150-200 किताबें तो मैंने जरूर बिहार से रिलेटेड पढ़ी होगी इस लिखने के क्रम में। जी 250-300 आदमी का इंटरव्यू लिया होगा, जी मेरी अपनी रिपोर्टिंग है, फिर भी पढ़े जा रहा हूँ। तो एग्जॉस्ट नहीं होता है कि भाई के, और ये डिकोड करना, आप शाहाबाद पढ़िएगा तो आपको लगेगा शाहाबाद में ही कितने लेयर हैं, कि भाई ये क्रांति की भूमि है, करगहर में भाई यहीं त्रिवेणी संघ की स्थापना हुई थी, उसी इलाके में नक्सल आंदोलन होता है, उसी इलाके में सहजानंद सरस्वती आते हैं। तो शाहाबाद मगध तो बड़ा इंटरेस्टिंग लैंड है भाई, क्रांति की ज़मीन है। फिर किशनगंज आते हैं तो बॉर्डर के एक अलग है, जो शरणार्थी का पहला लॉट जो आया था वो कटिहार में आया था। जी। बीजेपी का राइज कटिहार से शुरू होता है, जो कहते थे जहाँ लेबर होता है वहाँ कम्युनिस्ट बल पे, और जहाँ शरणार्थी हुए वहाँ बीजेपी बन पा। तो वहाँ जाकर ताकि वो एक हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव वहाँ बन सके, क्योंकि वो हिंदू सब आए थे। तो डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग डायनामिक्स दिखिएगा। तो जहाँ जहाँ 30% सुपर मुस्लिम पॉपुलेशन है, थोड़ा बहुत वहाँ पोलराइजेशन होगा। 50-40% है तो वहाँ तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इतना ही एब्जॉर्बिंग है इस स्टेट को समझना, इसको डिकोड करना। बार बार अभी भी इतना कवर करने के बाद भी मैं अगर 10 दिन के बाद मैं फील्ड में नहीं जाता हूँ, अभी तक मैं गया नहीं हूँ पूरी तरह से। तो मुझे SIR मैंने काफ़ी कवर किया है, इलेक्शन में स्टार्ट नहीं किया है मैंने पूरी तरह से, छिटपुट अभी हुआ है। तो जब तक मैं इंटेंस नहीं जाऊँगा तो मुझे लगेगा कि यार मैं कम जान रहा हूँ, मुझे और जानने की ज़रूरत है, मैं क्यों लोगों को बता रहा हूँ, पंडिताई कर रहा हूँ, खुद तो जान लूँ पहले। तो बिहार आपको एक सिखाता रहता है, एक एक चीज़ में, छोटी छोटी बात में आपको वोटर से मिलेंगे तो एक सेंटेंस में इलेक्शन को डिकोड कर देगा। जी जो हम लोग पूरा स्ट्रगल करते रहते हैं तो वो एक लाइन में बोलेगा। जी, वो प्रैक्टिकलिटी से जुड़ा हुआ है। सर, आपने इस बातचीत में दो और पॉइंट्स मुझे दिए हैं, एक किशनगंज और दूसरा SIR। पहले SIR पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आपने SIR को वाकई बहुत अच्छे से कवर किया है और हमने आपके आलेखों को पढ़ा भी है। SIR को लेकर कांग्रेस ने बिहार में पूरी ये वोट चोरी यात्रा चलाई, और उस समय एटलीस्ट न्यूज़ रूम में तो ये डिस्कशन का टॉपिक बन गया था। अब जबकि चुनाव हो रहा है और चुनाव में ये कितना बड़ा मुद्दा सच में बना है, लोग वोट चोरी समझ रहे हैं बिहार में। देखिए, मैं ये बराबर बोलता हूँ कि न ही विपक्ष के लोग, जिसको महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक बोलते हैं, न ही ये वोट चोरी पूरे बिहार में प्रूव कर पाए। यहाँ कोई हाइड्रोजन बम नहीं मिला उनको, और न ही बीजेपी घुसपैठिया प्रूव कर पाई। अच्छा। पर एक भी आप दिखाइए भाई, बांग्लादेश से आए हैं, भूटान से आए हुए हैं, आपने कौन से नेशनल आपके बाहर के फॉरेनर्स हैं? आपके फॉरेनर्स हैं नेपाली वुमेन मैरिड टू इंडियन मैन, जो कि नेचुरली सिटीजन नहीं बन सकते। यही वो फॉरेनर्स के नाम पर आपकी नेपाली महिलाएं जो ऑलरेडी यहाँ की बहुएं बन चुकी है। तो आपने मिला जुला के जो आप नैरेटिव को लेके जो आप बताना चाह रहे हैं कि भाई वोट चोरी के बदले में क्या बोला जाए, तो ये प्रूव नहीं कर पाया। हाँ, लेकिन इस चीज़ से ये हुआ कि कांग्रेस को अपनी खोई हुई ज़मीन जो थी वो तलाशने में मदद मिली, उसको बहुत कुछ ज़मीन मिली उनको। कांग्रेस के झंडे दिखाई देने शुरू हुए, जो कि गायब हो गए थे लोगों की नज़र से, कि कांग्रेस हाथ छाप कैसा होता है, जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे थे, तो वो गायब हो गया था। तो कांग्रेस लौटा, तो कहीं ना कहीं उसका असर तो जरूर होगा। तो कांग्रेस को अगर खोई हुई ज़मीन मिलती है बिहार में, तो किसके हिस्से की ज़मीन खिसकेगी? हाँ, अच्छा है। नहीं, वो ज़मीन तो लोग अपनी तलाश करता है। हाँ, लेकिन जिस प्रकार की OBC ड्रिवन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैं कहता हूँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बोलता हूँ न्यू सोशलिस्ट। हाँ, ये दोनों न्यू सोशलिस्ट हैं। उन्हें सारी आइडियोलॉजी को खास करके बीजेपी कॉप्ट करे। अब वो राहुल गांधी वही कर रहे हैं। अब इनको याद आ रहा है सारे कमीशन, अम्बेडकर, तब काका कालेलकर कमीशन या मुंगरी लाल कमीशन, ये सब तब पहले याद नहीं था। अच्छा। अब हिस्टोरिकल मिस्टेक। तो आप
वही बात कर रहे हैं जो सोशलिस्ट बात करके थक गए हैं, हम्म, जो कि एक लालू जी के कैंप में वो चीज़ को फैटिक हो रहा है, आप उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो बोलना चाह रहे, पूछना चाह रहे हैं, उनके वोट बैंक करोड़ कर रहे हैं, टकरा रहे हैं आपस में। तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि आपस वो एक दूसरे का गठबंधन की के साथियों में ही एक रस्साकशी होगी। हाँ, आपस के साथियों की रस्साकसी करेंगे ओबीसी एबीसी पॉलिटिक्स में। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि मेरा जो गट सेंस है, पिछले बार से कांग्रेस बेहतर करेगी। मैं नंबर्स नहीं बोल सकता कितना बेहतर करेगी। स्ट्राइक रेट उनका बेहतर होगा। हाँ, लेकिन क्योंकि इस साल से उनका इन्वेस्टमेंट में देख रहा हूँ बिहार में। कृष्णा लावरू के आने के बाद से मैं देख रहा हूँ कि भाई एक्टिविटी दिख रही है कांग्रेस में, मूवमेंट दिख रहा है। कृष्णा लवारू को लेकर के भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी, एयरपोर्ट पे घेर लिए गए क्योंकि थे। हार्ड टास्क मास्टर है ना, उन्होंने नो नॉनसेंस मैन की तरह काम किया। वो एक अपीजमेंट वाली पॉलिटिक्स नहीं है। अच्छा। एक आदमी जिसने बिहार में आके स्पाइन दिखाया, बोलते कम है सुनते ज़्यादा हैं। अच्छा आप इंटरव्यू लेने जाइए, आप वो इंटरव्यू देंगे कम, आपका लेंगे ज़्यादा, अच्छा। क्योंकि वांट्स टू अंडरस्टैंड द स्टेट। तो ये वेरी शार्प मैन। हाँ, तो मुझे लगता है कि अब व्यक्तिगत लेवल पर, पार्टी लेवल में किसका क्या हुआ, इंडिविजुअल केसेस आई डो नॉट नो, बट मेरी जो रीडिंग है, मेरे जो उनसे इंटरेक्शन है, उससे मैं इतना समझ पाया हूँ कि बिहार को एक साल में उन्होंने समझने की कोशिश की है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 20,000 हम जहाँ तक लाए हैं जिस कंस्टिट्यूंसी में, उस कंस्टिट्यूंसी को लेंगे, उसके नीचे वाले कंस्टिट्यूंसी हम नहीं लेंगे, लूजिंग सीट्स नहीं लेने वाले हैं। इस बार बहुत मुश्किल परिस्थितियों में कांग्रेस ने स्पाइन दिखाया और काफ़ी बार्गेनिंग की। इनफैक्ट सीएम फेस को लेकर के आज जाकर के पत्ते खोले गए हैं। तो उसमें राहुल गांधी का और हाँ, ये निश्चित रूप से राहुल गांधी का बड़ा योगदान रहा है। निश्चित रूप से योगदान रहा है। और ये कांग्रेस के पार्ट ऑफ टैक्टिक्स था कि जब तक तुमको बार्गेनिंग नहीं मिल जाए, सीट वीट तुम्हारे फाइनल्स नहीं हो जाए, तब तक प्रोजेक्ट नहीं करो। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था भाई? पिछली बार इन्हीं के लीडरशिप में लड़े थे आप। इट वाज स्टेटिंग द ऑब्वियस, आप वही कर रहे थे। लेकिन यही आपके पास बार्गेनिंग पावर, इसके अलावा कुछ थी नहीं, तो आपने वही किया। प्रेशर पॉलिटिक्स था कांग्रेस का, जो कि कांग्रेस इस बार सफल हुई प्रेशर पॉलिटिक्स करने में। अदरवाइज लालू जी सीधा कहते थे कांग्रेस को कि तुम्हारा पहलवान कहाँ है, दिखाओ, वो आर योर कैंडिडेट्स। तो ये बोल के टरका देते थे, लेकिन ये लोग टिके रहे। अब इसी कारण देखे कि अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अब सब जब डेट सारे निकल गए तब जाके फॉर्मल अनाउंसमेंट किया है। तो जस्ट टू अरेस्ट द ड्रिफ्ट की, वो जो कहीं लगा कि कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो जाए, तो चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सीएम प्रोजेक्ट करके सारी बातों को मिट्टी डाल दिया जाए, जो जो हुआ पास्ट में। राइटली सो। अब हम आपसे किशनगंज पे बात करते हैं। ओवैसी फैक्टर, एक राजनीति को अगर मैं समझने की कोशिश करता हूं तो मुझे लगता है 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो उसके दो बड़े कारण मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तो कांग्रेस लायबिलिटी हो गई थी, एक ओवैसी, और एक ओवैसी जो 13 सीटें सीमांचल की ऐसी थी जहां 5 सीटें उन्होंने जीत ली और 8 सीटों पर उन्होंने महागठबंधन का गणित बिगाड़ दिया था। इस चुनाव में ओवैसी ने मेरे ख्याल से महागठबंधन को थोड़ा एक्सपोज करने का भी काम किया है। उन्होंने बार बार चिट्ठियां लिखी कि उन्हें भी महागठबंधन में शामिल किया जाए, और फिर अपने उम्मीदवार उन्होंने मैदान में उतारे हैं। ओवैसी फैक्टर कितना बड़ा होगा 2025 में? इस बार 25 सीटों पर उनका भी आज तक आया है, 25 सीटें ही लड़ रहे हैं। और सीमांचल के अलावा भी थोड़े दरभंगा हैं, थोड़े से नवादा और नालंदा, भागलपुर, मुंगेर, ये सब सीटें हैं डिफरेंट रीजन्स में। 2 हिंदू को भी टिकट दिया है और ए चेंज। तो मुझे लगता है कि पिछली बार की तरह उतना बड़ा फैक्टर मैं नहीं देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट की कमी मुझे SIR में जो लोगों से बातचीत करने से मुझे सेंस आया, उनको लग रहा कि इससे वोट बिखर गया हमारा। खास करके वो जीतने के बाद अगर ग्रैंड अलायंस के पार्ट बन जाते तो लोगों को ट्रस्ट रहता। और उसमें इनको नहीं बनाने का कारण है, इनको लगता है बीजेपी की बी टीम है, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट है उनके साथ। मुस्लिमों का भी नहीं, मुस्लिम का नहीं, तेजस्वी का। अच्छा। मुस्लिम का इस सेंस में है कि इनको अगर वोट देंगे तो जो डायरेक्ट फाइट होता है उस बीच में तीसरे को फायदा नहीं हो जाए। तो एक ब्लॉक के प्रति, जो महागठबंधन के प्रति हमारा कंसोलिडेटेड होना चाहिए थोड़ा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये भी लेंगे, थोड़ा प्रशांत किशोर भी लेंगे, जो भी एक वर्ग बनाया हुआ है। किसी को आउटराइट आप रिजेक्ट डिसमिस नहीं कर सकते हैं। किसी ने संगठन बनाया है तो कुछ न कुछ। लेकिन मेरा सेंस है पिछली बार की तरह मैं उस तरह का मोमेंटम इनके फेवर में नहीं देख रहा हूँ। वो एक फ्रेशनेस था, और ख़ास करके जब 5 में से 4 आरजेडी में चले गए तो लोगों को एक सेंस ऑफ बिट्रेयल हुआ उनके प्रति कि यार तुमको जिताए थे, तुम उधर चले गए, तो क्या फ़ायदा है एक नए प्लेयर को देने का।
तो अब देखते हैं कैसे अनफोल्ड करता है। दैट इज वाई बिहार इज कम्प्लेक्स। लगभग 4 दशक तक बिहार की राजनीति को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाने वाले लालू जी अब राष्ट्रीय जनता दल में भी नेपथ्य में जाते हुए दिख रहे हैं। पिछले दिनों ऐसी खबरें आई थी कि लालू जी ने जिन्हें टिकट दिया था, तेजस्वी ने टिकट उनसे वापस ले लिया। और जिस तरह से तेजस्वी यादव का राइज हुआ है पॉलिटिकल स्फेयर में, न केवल आरजेडी में बल्कि ओवरऑल भी, लालू जी के परिवार में जो घटनाएं हुई हैं, तेज प्रताप परिवार और पार्टी दोनों से बाहर हैं, ये सब कुछ मिला जुला करके आरजेडी की संभावनाओं पर कैसा असर डाल सकते हैं? देखिए, लालू जी का स्वास्थ्य अब उस तरह से नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, उनका ऑक्सीजन लो हो जाता है, रेगुलर चेकअप करना पड़ता है, तो ही स्टेइंग अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। वो जो हुआ वो ऐसा नहीं था कि तेजस्वी ने डिफाई किया फादर को। उन्होंने परिवार के और उनके इर्द गिर्द जो लोगों उसको मैसेज दिया कि हु इज़ द बॉस। अच्छा। दिया सिंबल उन्हीं लोगों को, लेकिन बोला हम देंगे। अच्छा अच्छा। भाई जब हमको डेलीगेट फादर ने कर दिया है कि सारे डिसीजन ये लेगा, तुम लोगों ने उनको दिलवा दिया भाई, वो अच्छे स्वास्थ्य में नहीं है तो वो दे दिए लोगों ने उनको भी बुरा नहीं लगा। एक सेंटेंस उनका आपने देखे कोई नाराजगी जाहिर की, उन्होंने मैसेज दे दिया अपने उनके इर्द गिर्द लोगों को, अपने परिवार को भी, अच्छा, अपने सिबलिंग्स को भी कह दिया हु इज द बॉस। हु इज द बॉस। सो लालू जी इज नो मोर अ बॉस नाउ। आई डोंट थिंक ही इज एन आइडियोलॉजिकल बॉस। अच्छा। बट उन्होंने अपने आप को इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनका ज्ञान इतना है राजनीति में, किसी भी कैंडिडेट के बारे में जानने के लिए, उसका सोशल कम्युनिकेशन एरिया के जानने के लिए उनके पास जाना पड़ता है। वो उसके बिहार की राजनीति के त्रिकालदर्शी हैं, वो समझते हैं, तो वो जाएगा सोशल कम्युनिकेशन वो समझते हैं कि क्या क्या सोशल डायनामिक्स होता है, तो उनसे वो मार्गदर्शक मंडल में है। अच्छा। अपनी पार्टी के, लेकिन स्वेच्छा से, बीजेपी वाला मार्गदर्शक नहीं, वो स्वेच्छा से हैं। और तेज प्रताप जब निकल गए हैं तो तेजस्वी का फैमिली में भी है, पार्टी में असरसन है, फैमिली में असरसन है, अब महागठबंधन में भी असरसन। तेजस्वी यादव के लिए यह चुनाव कुछ खास उपलब्धि ला सकता है? ये लिए बहुत डिफाइनिंग मोमेंट है। आप सत्ता के करीब शेरवानी सिलवा लिए थे आप। हाँ, सत्ता के करीब आ गए थे आप। अब इस चुनाव में अच्छा नहीं करेंगे आप तो मुश्किल होगा, थोड़ा सा चैलेंज है। अभी उम्र उनके फेवर, उनके पक्ष में ये है कि उम्र उनके फेवर में है, लेकिन अभी है कि 30 तक में नया प्लेयर आ जाएगा। 30 तक में नया प्लेयर आ जाएगा। प्रशांत किशोर एकदम दस्तक दे चुके हैं। प्रशांत किशोर मैदान में टिके रहेंगे? मुझे लगता है टिके रहेंगे। कोई व्यक्ति 3 वर्ष तक पैदल नहीं चल सकता है। जब तक आपकी मुट्ठी इस तरह से बंधी हुई हो, आप 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चल सकते हैं, 3 साल तक नहीं चल सकते। कोई कुछ कह रहे कि इसका बी टीम है, इसका ए टीम है, इसका ये प्लान है। सेज कमिटमेंट, सेज कॉन्फिडेंस एंड समवॉट एरोगेंस आल्सो, दैट कम्स फ्रॉम फील्ड। जब आप लोगों के बीच में रहते हैं तो वो आपको कॉन्फिडेंस आता है। अब उसको उनको सस्टेन करना है। अच्छा। क्योंकि राजनीति में आपको समय देना पड़ेगा। आप 10 वर्ष आप देते हैं ना, अनलेस कि आप यू डायनास्ट हो, 10 वर्ष आप देंगे तो आप इमर्ज करेंगे। 2030 में आप कोई ओपनिंग देख रहे हैं, कोई वैक्यूम? ऑफ कोर्स 2030 में तो मैं चेंज हो, पूरा सोशलिस्ट फैटिक देख रहा हूँ, और एक नई धारा निकलेगी 25 से। उसका इशारा थोड़ा बहुत 25 में मिलेगा कि प्रशांत कहाँ कहाँ क्या क्या किसको डैमेज करते हैं। वो हमें एक संकेत देगा। एक टेस्ट केस है, 2025 ही टेस्ट केस है, वो आपको बता देगा कि भाई अब जो 90 से चली आ रही धारा थी, वो धारा कहीं जाके महासागर में मिली कि कहीं खेत में जाके विलीन हो गई। बहुत शानदार। और आपकी तीसरी किताब है जननायक। वोट अधिकार यात्रा के बाद राहुल जी को भी जननायक की उपाधि दे दी गई थी कांग्रेसमैन के द्वारा और उनके प्रशंसकों के द्वारा। जननायक राहुल गांधी हैं? अब उनके लोग कह सकते हैं। अब ये तो कोई इस तरह की टाइटल नहीं है कि उनको दिया जाए और किसी और को नहीं दिया जा सकता है। कर्पूरी ठाकुर को भी दिया गया था। कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है, उसके 2 वर्जन हैं। जो रामनाथ ठाकुर ने मुझे वर्जन दिया वो बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर तब जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने पार्टी की इनफॉर्मल मीटिंग में दिया था। और कोई कहते हैं कि एक पोइट थे, शायद रामावतार तरुण, या ऐसे न पूरा नाम याद नहीं आ रहा है उनका, उन्होंने दिया था, एक प्रशस्ति लिख करके, मानपत्र लिख करके दिया था। लेकिन
उनके लाइफ टाइम में इस्तेमाल नहीं होता था, उनके गुजरने के बाद ये कॉइनेज में आया। लेकिन कहीं न कहीं आप अगर जिस व्यक्ति को अभी भारत रत्न मिला है, उनको लोग कर्पूरी ठाकुर बोलते नहीं, उनको जननायक कर्पूरी ठाकुर बोलते हैं। जी, बिल्कुल। उस टाइटल के साथ, भले ही उनको विधिवत कोई ऐसे टाइटल होता नहीं है। जब उनके नाम से सर्कुलेशन हो गया, से लोकनायक जयप्रकाश, जननायक, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, बिल्कुल। शेरे बिहार राम लखन सिंह यादव, जी। तो ये सारे किसी व्यक्ति से चिपक जाते हैं। उसमें से उनको कुछ नया सोचना चाहिए था। जैसे न्याय योद्धा बोलते हैं, हाँ, वो कुछ नया है। बिल्कुल। जननायक लगता है कि कहीं कहीं का इम्पोर्ट है। और दरअसल मैं जो पूछना चाह रहा था वो संदर्भ था उसका एक्सेप्टेंस का। बिहार के लोगों ने जननायक के तौर पे कर्पूरी ठाकुर को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब खास करके जो बिहार के लोग हैं, बिहार के मतदाता हैं, क्या राहुल जी को जननायक के तौर पर एक्सेप्ट कर सकते हैं? वो चुनाव बताएगा उनको कितना एक्सेप्ट किया। चुनाव उस सबसे बढ़िया तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है ना, उससे बढ़िया रिजल्ट क्या होता है। और राहुल गांधी के आने से क्या हुआ है कि कांग्रेस थोड़ा सा उसको एनर्जी मिली है और थोड़ा मोटिवेशन मिला है। जो फलक पर चले गए थे, बताइए आप, जो पार्टी मतलब आप 37 से स्टार्ट कीजिए ना, स्वतंत्रता प्राप्ति से आप चलिए 52 से स्टार्ट कीजिए, 52 से 67, 67 से 72 थोड़ा सा गैप रहा सोशलिस्ट ग्रुप, और उसके बाद फिर 77 से 80 का गैप, 2 ही तो गैप है। फिर 90 तक आप राज किया, एक भी आपने ओबीसी चीफ मिनिस्टर नहीं दिया। आज ओबीसी की बात कर रहे हैं। आप ओबीसी की बात कर रहे हैं ना। आपने राम लखन सिंह यादव को तरजीह नहीं दिया, आपने वीरचंद पटेल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, आपने लाटन चौधरी को नहीं बनाया, आपने सीताराम केसरी को नहीं बनाया, अध्यक्ष तक नहीं रहने दिया। तो आप बात कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता था कि एक सर्टन कम्बिनेशन था कि भाई अब दलित का वोट है, मुस्लिम का वोट है, ब्राह्मण या प्रकास्ट का वोट है, 40% आ गया फॉर्म गवर्नमेंट, तो वो चलता रहा। और सबसे ज़्यादा तो आपने 80 के बाद लेसन नहीं लिया। जब 5 चीफ मिनिस्टर बनाए, 5वां प्रकाश, उसको मैं बोलता हूँ जेसीबी फैक्टर, 80 से 90। और जेसीबी क्या है? हाँ, जेसीबी है, ओरिजिनल फैक्टर है मेरा, जगन्नाथ मिश्रा, चंद्रशेखर सिंह, भागवत झा, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा। अच्छा, जेसीबी। हाँ, ये भी हुआ। एक्रोनिम्स आप भी मोदी जी की तरह बहुत अच्छे बनाते हैं। नहीं, वो पढ़ते पढ़ते याद ही नहीं हो रहा था। अच्छा। हाँ, मुझे ही उसका क्रम जो है भूल जाता था, याद ही नहीं हो रहा था। बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा आजाद, फिर उसके बाद सत्येंद्र नारायण सिन्हा, फिर जगन्नाथ मिश्रा। तो वो 2 रह गए, तो 5 मेरा इसमें क्लब हो गया। तो मुझे याद। तो आपने एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में आपने नहीं बनाया। आप जब कामराज प्लान आया था 1963 में, जब विनोदानंद झा को हटाया था, तो एक बहुत हिस्टोरिक चांस था आपको वीरचंद पटेल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। मैं ये बोलता हूँ कि कांग्रेस को वीरचंद पटेल की आत्मा का हाय लग गया है। अब उसी वीरचंद पटेल के पथ पर सारे रूलिंग पार्टियों के ऑफिसेस हैं, ये प्रतिपक्ष के, बीजेपी के, जेडीयू के, आरजेडी के, हाँ, लगभग सारे कांग्रेस नेता हैं जी, हैं। और आपका सदाकत आश्रम सोना पड़ा हुआ है। तो वही पहली किताब में लिखा कि गंगा की धारा जितनी दूर चली गई, उस मतदाता भी इनसे दूर चले गए, सदाकत आश्रम से। तो ये कांग्रेस को अब रिलुक कर रही है। इतना अच्छा है कि कम से कम वो अपने दे वांटेड टू बैक इन कंटेंशन। राहुल गांधी हैज इन्वेस्टेड ए लॉट, अभी तक बिहार काफ़ी बार आ चुके हैं। इस बार मुझे लगता है कि कुछ बेहतर होगा। बहुत बेहतर तो नहीं होगा, लेकिन कुछ बेहतर, कांग्रेस के लिए कुछ बेहतर होगा। कांग्रेस के लिए कुछ बेहतर होगा। दे विल पुट अप ए बेटर शो दिस टाइम। पेनल्टीमेट क्वेश्चन सर, इस बार के चुनाव में रणनीतिक तौर पर स्ट्रेटजिकली एनडीए और महागठबंधन ने क्या गलतियां की है? गलतियां का क्या कर सकते हैं आप। एनडीए ने कोई अपना ब्लूप्रिंट नहीं दिया कि अगले 5 वर्ष में आप क्या करेंगे। दे हैव डिपेंडेड ओनली ऑन डोल्स, दे हैव ऑफर्ड, हमने ये दे दिया, अगले 5 वर्ष में बिहार का क्या विजन हो, ये दे दिया। इन्होंने गलती की कि तेजस्वी का प्रोजेक्शन बहुत लेट से किया। अच्छा। और जो सीट शेयरिंग में जो क्लैरिटी नहीं थी, फ्रेंडली फाइट के अभी भी कुछ सीटें बचे हुए हैं, तो ये जो कन्फ्यूजन इन द ये है अलायंस है, और ये उनकी गलतियां हैं। ये अभी तक क्या कोऑर्डिनेशन कर रहे थे आप, कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, ये सारी चीज़ें। भाई हम किस सीट पर लड़ेंगे, ये तो 6 महीने पहले निर्णय हो जाना चाहिए, बिल्कुल, ताकि आप फील्ड में जाकर इन्वेस्ट करते, लोग जानता कि ये खड़ा होने वाला है। यहाँ तो लास्ट तक पता नहीं हुई कंटेस्टिंग, मतदाता अभी तक भ्रम। ये उनकी सीट शेयरिंग कोऑर्डिनेशन, आपसी कोऑर्डिनेशन की गलती, और उनका है कि दे हैव नॉट गिवन ब्लूप्रिंट फॉर अनदर 5 years। मेरे हिसाब से ये 2 चीज़ें।
एंड द फाइनल क्वेश्चन, इस चुनाव में आप कुछ अनफोर्सीन देख रहे हैं? अनफोर्सीन क्या है? ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है अनफोर्सीन। कुछ ना कुछ तो हर एक चुनाव में अनफोर्सीन होता है। अब देखिए इस चुनाव से क्या निकलता है। इस चुनाव में क्या अनफोर्सीन होगा? मैं अनफोर्सीन होगा कि एक नए फैक्टर है कि प्रशांत क्या करते हैं, और तेजस्वी का ये जो मुद्दा है एक एक परिवार को नौकरी वाला, ये क्या करता है। क्या मैं अनफोर्सीन में ये जानना चाहूँगा कि क्या जो हम अरिथमेटिकली देख रहे हैं क्या उसके बियॉन्ड जाएगा चुनाव? ये मेरे लिए अनफोर्सीन हो सकता है। अगर प्रशांत किशोर हंग असेंबली करवा देते हैं, ये मेरे अनफोर्सीन फैक्टर होगा। प्रशांत किशोर हंग असेंबली करवा सकते हैं क्या? वो इतनी ताकत में करवा सकते हैं, क्यों नहीं करवा सकते हैं भाई। अब हम आप कम आके 50-60 सीट में रिजल्ट प्रभावित अगर कर दें, या फिर उसके आगे आप सोच रहे हैं कि हंग असेंबली होने के बाद, क्योंकि 2005 का जो पहला चुनाव हुआ था रामविलास पासवान के पास सत्ता की चाबी आ गई थी। अभी मैं अगेन आई वुड नॉट मतलब राइट हिम ऑफ, अगेन आई वुड से कि लेट अस गो टू द फील्ड। अभी हम फील्ड में जाकर के अभी हम गए नहीं हैं। अच्छा। यहाँ से पंडिताई नहीं करना चाहेंगे, हम जाएंगे। हम रिपोर्टर हैं, रिपोर्टर ही रहना चाहें। हम रिपोर्टिंग से जो ज्ञान आएगा वो शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। एक और बात बस, आपकी अगली किताब कौन सी है और किस पे है? अगली किताब मैं काम कर रहा हूँ अभी भागलपुर राइट्स पर, और अब इस टाइम में लगेगा 26 पर। मैं उसमें वो ले रहा हूँ कि एक राइट्स हैं जैसे इंडिया को कैसे नैरेटिव को चेंज कर दिया सब, राइट्स दैट चेंज इंडिया फॉर एवर। तो उस पर मैं थोड़ा सा डीप रिसर्च लगेगा। उसको मैं भागलपुर का जो पूरा जो बिहार की कम्युनल हिस्ट्री है, वायलेंस की क्या हिस्ट्री है, तो मैं पहले अभी मैंने एक वायलेंस की थ्योरी पढ़ रहा हूँ। अन्ना एरेंडी की किताब है ऑन वायलेंस पर। रॉबिन्सन की क्या थ्योरी है, विल्किंसन की क्या थ्योरी है, असगर अली इंजीनियर क्या कह रहे हैं, तो इसकी हिस्ट्री क्या है वायलेंस की, और फिर कम्युनल वायलेंस की कैसे कारण है, भागलपुर में कैसे हुआ। और उसने उस नैरेटिव को मैंने 3 लैंडमार्क लिए हैं कि एक 1989 भागलपुर राइट्स, फिर 92 का यहाँ जो होता है बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन होता है, और उसका फिर गोधरा होता है। तो इन 3 की कहानी कैसे कैसे इंटरलिंक होती है, नेशनली वो जाता है। तो अभी ये स्टडी इन प्रोग्रेस, ये बहुत ही अर्ली स्टेजेस पर है। ये 27 का प्रोजेक्ट है, मतलब ये 26 तक काम चलेगा। 27 का प्रोजेक्ट है ठहराव के साथ में। थोड़ा सा अब मैंने सुगम संगीत सब कर लिया, थोड़ा क्लासिकल म्यूजिक की तरफ। डेफिनेटली। तब तक ये ट्रांसलेशन सब आते रहेंगे। जैसे कि अभी जेपी से बीजेपी का भी वाणी से 1 सप्ताह के अंदर में हिंदी अनुवाद आ जाएगा, काफ़ी संवर्धित है। मैंने नए 3-4 चैप्टर जोड़े हैं। शुभम कुमार ने बहुत अच्छा नीति आयोग में काम कर रहे थे, BHU से पढ़े हैं, बहुत अच्छा अनुवाद किया है। अभी अगला प्रोजेक्ट है कि कितना राज कितना काज का दूसरा एडिशन आएगा, तो चुनाव के बाद हम उसको अपडेट कर देंगे। तो ये सब चलेगा अभी। उसके बाद फिर 26 में फिर इंटेंस स्टडी, फिर ट्रैवल, फिर अब देखते हैं 27 के लिए होगा। जेपी और बीजेपी की जब हिंदी एडिशन आएगी, मैं उसकी हस्ताक्षरित प्रति आपसे लेना चाहूँगा, और जरूर दैट विल बी माय ऑनर, ग्रांट करेंगे। दोस्तों, बिहार की राजनीति को अगर समझना हो तो आप शंकरशन ठाकुर को पढ़िए, आप संतोष सिंह जी को पढ़िए। जितनी मेहनत से ये तथ्यों को पिरोते हैं अपने शब्दों में, एनेक्डोट्स को जोड़ते हैं, फैक्ट्स को परोसते हैं, ये बहुत ही मेहनत का काम है, बहुत ही जज्बे का काम है। और ये सब कुछ करते हुए भी कैसे एक लो प्रोफाइल मेंटेन करना है, हम सबको एक आइडियल के तौर पे हम सब इन्हें देखते हैं। हमारे जनरेशन के जर्नलिस्ट्स के लिए एक आइडियल है संतोष जी, और संतोष जी ने अपने व्यस्ततम एक चुनाव के समय में एक लीडिंग न्यूज़पेपर के एक सीनियर जर्नलिस्ट के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है, कितनी व्यस्तता होती है, इसके बावजूद भी लगभग घंटे भर से हम आपसे बात करते रहे और आपने हमें ऑब्लाइज किया है। थैंक यू सो मच सर, एंड इट वाज इंडीड अ प्लेजर। पूरे 1 घंटे हमने एंजॉय किया आपसे बात करने में, और थैंक यू। हम चाहते हैं कि आगे भी हमें ये मौका मिलता रहे और जरूर बातचीत होती रहे। जरूर कुछ सीख के आ जाएं फिर। आपकी अगली किताब के साथ हम लोग बातचीत पे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.